भारत के खुफिया विभाग में रहे अफसर नरेश नाज एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 55 साल शायरी को दिए। असिस्टेंट डायरेक्टर क्राइम ब्यूरो जैसा पद हो और हैरत की बात है कि शायरी, जी हाँ, वो भी साथ साथ चलती रही। इसीलिए देशभक्ति का अनोखा रंग शायरी में भी महसूस होता है। देश की मोहब्बत और नायिका की उल्फत का ये रंग सुने जरा। आज विदेशी हमें दोबारा बांट रहे, अपने धन बल से है हमको चाट रहे। अरे पिद्दी पाकिस्तान भी बनता दादा है, पिद्दी पाकिस्तान भी बनता दादा है। मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी बाधा है। नाज की संवेदना का ये रंग तो देखें कि औरतें जिनके जज्बात सिर्फ और सिर्फ डायरी के पन्नों में सालों साल सिमटे थे, उनके मन को एक मंच दिया। आज 42 देशों में मन से मंच तक काव्य मंच बन चुके हैं। काव्य गोष्ठियां होती हैं और खुद भी कविता के माध्यम से इन्होंने लगभग हर विषय वस्तु को छेड़ा है। हास्य कविताएं सुन के तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। इनकी शायरी का मज़ाहिया रंग बहुत ही आला है। जल्दी से दे दो 1 रुपया, ऊपर 12 आना। आज सिनेमा हॉल के आगे, आज सिनेमा हॉल के आगे तेरा करूं गुणगान रे। आज है करवा चौथी पत्नी, दे पिक्चर का दाम रे। मजे की बात तो ये है कि ये अपनी अर्धांगिनी को कैट बुलाते हैं। इनकी आपस में केमिस्ट्री बहुत ही बाकमाल है। जान लो बस मेरे दिल के जज्बात, चाहे बेशक कोई वादा ना करो, हमसे तुम प्यार। कल मेरा था ना मेरा कल होगा, ऐसे में आज को हो, ऐसे में आज को ज़ाया ना करो, हमसे तुम प्यार। अपनी बेगम के लिए लिखे इश्क के नगमे तो वाक्य ही लाजवाब हैं। और माँ सरस्वती की नजरे इनायत तो देखें कि मौसीकी कहीं से इन्होंने सीखी नहीं है। जब ये आखिरी वक्त को याद करते हैं और अजल की कविता लिखते हैं या मौत का गीत लिख देते हैं, तो ऐसा लिखते हैं जैसे कोई प्यासी रूह जुगों जुगों से सदियों सदियों से मिलाप को तड़प रही हो। कब से हूँ तैयार सजन घर जाने को, लो प्रभु अब तो पुकार, लो प्रभु अब तो पुकार, सजन घर जाने को। नाज वो शख्स हैं जिनके गीत महफिलों की जान हैं। आज प्रोग्राम सलीका में हम नरेश नाज का हर वो रंग सुनने की कोशिश करेंगे जिनके लिए इनको जाना जाता है। नाज जी, जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में काम किया करती थी ना, तो मुझे याद है कि 12 बजे एक प्रोग्राम हम लोग रिले किया करते थे, खास करके औरतों के लिए, और नारी लोग उसका नाम था। तो वहाँ पे वो लाइव फोन इन प्रोग्राम हुआ करता था, और व्हेन एवर आई यूज टू गो लाइव ऑन द रेडियो, तो मेरा हमेशा से ये मकसद रहा कि घर की जो बागबानी है या किचन है, जहाँ पार्टीज़ हैं, किटी पार्टीज़, इन तमाम चीज़ों से हट कर के कुछ अच्छे टॉपिक्स लेकर के आऊँ कि महिलाएं हमारे साथ जुड़ें और उसमें और पार्टिसिपेट करें। तो
कभी कभी मैं क्या करती थी कि खुला विषय दे देती थी कि आपका जो मन करे, आपने कभी कुछ लिखा है, कुछ कोई गीत लिखा है, कोई शेर लिखा है, कोई कहानी है तो आप सुनाएं। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जो उनके भाव है ना, वो एक आबशार की तरह बाहर आते थे, फुहारे की तरह बाहर आते थे। और ये आपको यकीनन संतुष्टि तो देगी ही ना ये चीज़, क्योंकि इतनी सारी महिलाएं जो घर की चार दीवारी में उनकी चीज़ें कैद हो जाती हैं, और दूसरा उनको एक माध्यम देना, वो है कविता का माध्यम, शायरी का माध्यम। क्योंकि जो चीज़ें हम डायरेक्टली नहीं कह पाते हैं, हम उस चीज़ को शायरी का रूप जब वो तैयार करती हैं तो बाकमाल तरीके से बाहर आती हैं। तो एक फेमिनाइन जो साइकी है उसको आप क्या समझते हैं? आपने इतने सालों में क्या ऑब्जर्व किया है महिलाओं में, खास करके उनकी शायरी में, खास करके क्या रंग है, क्या दर्द है? सबसे गहरा रंग कौन सा था नाज जी? सबसे गहरा रंग तो है प्रेम का। क्या बात है। क्योंकि स्त्री है तो प्रेम है, प्रेम जन्म भी वहीं से लेता है, फैलता भी वहाँ से है। क्या बात है। और ईश्वर ने कहते हैं कि ईश्वर को शक्ति का रूप प्रदान किया है। उनका हर रूप जो है उसमें अपनी एक शक्ति है, और शक्ति का कारण जो हो प्रेम ही है। बेटी हो, बहन हो, माँ हो, मित्र हो, प्रेमिका हो, सभी के रूप में देखा जाए तो बड़े उभर के वो चीज़ आती है, और वो एक प्रेरणा भी प्रदान करती है, पुरुष को शक्ति भी देती है। मैं हमेशा कभी पुरुष को अलग नहीं रखता, लेकिन स्त्री के बिना पुरुष पूरा अधूरा। कहते हैं स्त्री भी अधूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि पुरुष ज़्यादा अधूरा है स्त्री के बिना, उसके बिना गुजारा नहीं। बिल्कुल। जब आपने इश्क का रंग पहचान दिया तो नाज जी से हम इश्क की कविता ना सुने, मोहब्बत के मुतालिक कुछ सुने ना, और तरन्नुम में ना सुने, ये हो नहीं सकता। सो कुछ आने दें मोहब्बत मुतालिक। मैं बहुत कुछ लिखा गया ज़िंदगी में, अलग अलग विषय लिए हैं मैं, क्योंकि ज़्यादा समय ना लगे, मैं कुछ अलग अलग रंग दे पाऊँ, तो प्रेम पर श्रृंगार की एक कविता के एक दो बंद दे रहा हूँ मैं जी। कितना मैं और इंतजार करूं, कितना मैं और इंतजार करूं, तेरे आए बगैर, तेरे आए बगैर, तेरे आए बगैर कैसे तुझे प्यार करूं, कितना मैं और इंतजार करूं। एक बंद दे रहा हूं। क्या बात है। प्यार कुदरत की बड़ी नेमत है, ये तो हर शख्स की ज़रूरत है। मैंने भी प्यार की तमन्ना की, कोई दुनिया में बने अपना भी, जिसके आंचल के तले जिसके आंचल के तले जिंदगी गुजार चलूं, कितना मैं और इंतजार करूं। आप खुशकिस्मत हैं कि जब आपकी लव मैरिज हुई और बड़ी आसानी से हो गई तो परवरदिगार ने आपको इंतज़ार कम से कम नहीं करवाया, ये आपने औरतों का रंग पकड़ा है। कहते हैं कि मोहब्बत मोहब्बत गवारा नहीं, मोहब्बत बिना भी गुजारा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक गज़ल जो कह दी तो किस्सा ख़त्म, इससे ज़्यादा भी मसला हमारा नहीं। तो क्या बात। तो ऐसे ही रंग कुछ औरतों के अंदर होते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मर्द और औरत को जब हम कंपेयर करने लगते हैं तो
औरत जो है वो कहीं ना कहीं मर्द से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कोई शक और नहीं। दूसरी तरफ जब मैं देखती हूँ कि दुनिया के जो महान ग्रंथ है ना नाज जी, वो सारे के सारे मर्दों ने लिखे हैं। बहुत कम जो है वो औरतों ने कुछ लिखा होगा। हालांकि मेरे तो पढ़ने में आज तक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं आया जो किसी औरत ने लिखा हो। तो मर्द जो है ना, मुझे लगता है कि वो औरत से भी कहीं ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि औरत अपने अंदर की जो चीज़ है वो रो करके बहा देती है, तो उसका ड्रेन हो जाता है सारा। तो मर्द जो है वो रो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि नेचुरली उनका एक ऐसा बना हुआ है। तो क्या यही कारण नहीं है? आपने सर्विस में भी देखा होगा कि मर्दों को ज़्यादा डिप्रेशन होता है। मर्द जो हैं उनको बीपी और शुगर की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, और औरतों के कंपैरेटिवली मर्दों को हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। तो आपने मुआशरे में क्या समझा है, क्या ऑब्जर्व किया? बड़ा डिफरेंट से सवाल है, पर है। नहीं, सवाल आपका सही है अपनी जगह, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मैं आज भी मानता हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ कि शक्ति रूप स्त्री को कहा गया है, सहने की शक्ति अंदर जब्स कर लेती है। भावुक पुरुष भी होते हैं। अब यह है कि पुरुषों ने ज़्यादा लिखा है इसलिए कि वो समय दे पाए। ऐसा स्त्रियों के साथ ये होता है कि बहुत स्त्रियाँ लिखना चाहती नहीं। मैंने कहा ना कि जैसे ये मैंने मंच खोला है, तो आज आप देखिए, आप भी आएंगे हमारे कार्यक्रमों में, उस दिन भी आप कार्यक्रम में थी, कि कितना खुल के अपनी बात कह पा रही हैं। पहले नहीं कह पाती थी। घर में भी होता है कि पिताजी डांटेंगे, भाई डांटेगा, माँ डांटेगी, क्या कर रही है। पुरुष होता है वो अपने कहीं दोस्तों बैठता, वहाँ सुनाया। स्त्रियों को मौका ही नहीं मिलता। लेकिन भावनाएं उनमें भी उतनी ही है जितनी पुरुष में होती है। पुरुष वक्त निकाल पाते हैं, वो अपनी बात को कह पाते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। अगर मान लीजिए कि स्त्री कोई प्रेम की कविता लिखती तो परिवार समझे जरूर से कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। दिस इज बैड। बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। जी। लेकिन भावनाएं सब में है। तो पुरुष को कि वक्त उसको दे पाते हैं, बाहर निकलते घर से उनके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इससे का दायरा सीमित होता है। लेकिन भावनाएं पूरी हैं और वो ज़्यादा उसको अच्छे ढंग से कह पाती हैं। इसीलिए हमने ये महिला काव्य मंच खोला है कि अपनी बात को कविता के माध्यम से आप कहते हैं, और खूब कह रही हैं। हजारों स्त्रियाँ कह रही हैं। कितनी हमसे ये भी कहती हैं कि मतलब जब आप देखिए हमारे कार्यक्रमों में कि वो खुल के अपनी बातें करती हैं, खूब ठाके लगाती हैं। उसमें श्रृंगार भी होता है, भजन भी होते हैं, ईश्वर भी होता है, बच्चे भी होते हैं, परिवार भी होता है, सब कुछ होता है। और मुझे लगता है कि ये ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रोग्राम्स करते हैं तो उनको एक बहाना भी मिल जाता है ना, कि वो बाहर आती हैं, सोशलाइज होती हैं। तो उनके जब जैसे ही उनके विचारों का आदान प्रदान होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक कंफर्ट जोन पे आ जाती हैं, और दूसरे की कई बार हम सलाह ले लेते हैं किसी मैटर के मुतालिक। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, औरतों का तैयार होके आना, उनको कहीं ना कहीं वेट रहती होगी कि भाई फिलान दिन जो है अभी वो प्रोग्राम होने वाला है। तो मेरा अभी अगला जो मेरा सवाल है वो जानने की क्यूरियोसिटी मेरी ये है कि अभी इतने 6 साल जैसे हो गए, लंबा अरसा है, तो इसमें आपने कोई ऐसी औरत, कोई एक किस्सा जो आपने महसूस किया हो कि पहले उसकी पर्सनैलिटी बहुत घुटी सी थी और अब वो खुल करके अपने आप को प्रेजेंट करती है और उनकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग गए हैं, तो क्या चेंज महसूस किया है? वैसे तो ज़्यादातर जो स्त्रियाँ आई हैं अमेरिका से लेकर और इंग्लैंड से लेकर और भारत तक तमाम राज्यों में, कि कविता तो उनके अंदर पहले से थी। हमने केवल उनको कविता को बाहर लाकर उनको एक मंच दिया है, और मंच के माध्यम से ही वो अपनी कविताओं को कह पाएँ। तो इसलिए ऐसे बहुत से हमारे उदाहरण हैं जिनको कभी 2 लाइन लिखा करती थी, आज खूब लिख रही हैं। लेकिन 2 एग्जाम्पल जो मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि एक हमारी मधु चोपड़ा जी हैं, हमारी संस्था में रहीं, पदाधिकारी रहीं, अच्छा खासा लिखती थी। लेकिन क्योंकि हमारी मासिक गोष्ठियाँ होती हैं, तो उन्होंने चंद सालों में आज भारत की देश की एक बड़ी कवित्री शायरा मानी जाती हैं श्रीमती मधु चोपड़ा। अब वो संस्था में नहीं है क्योंकि उनकी एक अगला लाइन थी, वो लिख रही थी, दूसरी लाइन में जाना चाहती थी। तो उनकी कई बुक्स निकली हैं और बड़े बड़े मुशायरे में उनको इनवाइट किया जाता है, जबकि पहले वही थोड़ा बहुत लिखा करती थी। तो एक ज़िंदगी को उनको नया मतलब मोड़ मिला कविता के माध्यम से। उसी तरह एक एग्जाम्पल और मज़े का है, जो एक कार्यक्रम हो रहा था रोहतक में, हरियाणा में,
तो कार्यक्रम था दिल्ली में, तो उसमें एक 85 साल की जो हमारी सबसे सीनियर कवित्री हैं, वाओ, वो उसमें आई। जब वो कविता सुनाने लगी, रिटायर्ड टीचर हैं वो, तो जब वो कविता सुनाने आई तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं इससे पहले अपनी कविता सुनाऊं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ जी तो सब लोग सोचे भाई क्या कह रही हैं, 85 ईयर्स की बुजुर्ग हैं। जी, तो बोले कि अब तो नाज सर हमको मरने भी नहीं देंगे। क्या बात है। तो सबने खूब ठाके लगाए। मतलब वो टीचर थी, कभी बोले आज 20 साल बाद मैं दोबारा पहली बार मंच पे आई हूँ लिखने के लिए। क्योंकि साहित्य जो है वो आपकी जिंदगी को एक अलग रंग दे देता है और आपको जिंदगी जीने की तहजीब सिखाता है साहित्य। बिल्कुल, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जब आप लिटरेचर से जुड़ेंगे तो आप में एक समझ जो है ना वो बड़ी कमाल की डेवलप हो जाती है। तो अगर बच्चों से हम इस चीज को शुरू कर दें तो बाकमाल बात हो जाएगी, वो फोन से अलग हो जाएंगे और तमाम ये जो एरे गहरे उनका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। बहुत सही कह रहे हैं आप। तो लिटरेचर अपने आप में जीवन में सहजता जो है वो लेके आता है कहीं ना कहीं। कविता के रंग की बात करें तो आपने इतने साल, जाहिर है कि इतने साल आपने कविता को दिए हैं, शायरी को दिए हैं, तो आपका जो लहजा है उससे आपको कोई पहचान ही नहीं सकता है। इतना कमाल का लहजा है। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि जब आप गाते हैं तो लोग सांस रोक करके आपको सुनते हैं। तो ये खुदा की नियामत नहीं है तो क्या है कि आपने संगीत सीखा नहीं है, कंपोजिशंस सीखी नहीं है। तो ये कुछ परले पार की बातें होती हैं ना कि जो आपकी जीन्स से जो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जो पिछले जन्म की चीज़ें होती हैं वो इस जन्म में भी साथ में ट्रेवल हो जाती हैं। तो आपके साथ में मुझे वैसा ही कुछ मामला लग रहा है। और कभी आप देशभक्ति का रंग देते हैं, कभी आप मोहब्बत का रंग देते हैं। और अभी हाल ही में आपने बात करी कि आपने अजल के मुतालिक एक कविता लिखी तो जिससे लोग भावुक हो गए थे। तो आपने कहा भी मेरा मरने का प्रोग्राम नहीं है पर मैं वो कविता सुनना चाहूंगी। तो हमने कहा अभी 10-5 साल कोई प्रोग्राम नहीं जाने का, तो वो मन का भाव था तो मैं थोड़ा सा सुना रहा हूँ। प्लीज जी। कब से हूँ तैयार, कब से हूँ तैयार सजन घर जाने को, कब से हूँ तैयार सजन घर जाने को। लो प्रभु अब तो पुकार, लो प्रभु अब तो पुकार सजन घर जाने को। तेरी बनाई दुनिया देखी, तेरी बनाई दुनिया देखी, आधी खट्टी आधी मीठी, आधी खट्टी आधी मीठी, और नहीं दरकार, और नहीं दरकार सजन घर जाने को। जो बहुत पसंद है मुझे, दिल के बहुत करीब है। कि हम तो प्रभु के चरणों में आनंद ले रहे थे। पंगा भगवान जी का लिया, भेज दिया, क्या भाई दुनिया में जा। हम बिल्कुल नहीं आना चाहते लेकिन आदेश तो आ गए। तो मैं कहता हूं कि प्रभु खुद जग में, प्रभु खुद जग में लेकर आए, जाने कब वापस ले जाए। प्रभु खुद जग में लेकर आए, जाने कब वापस ले जाए। तो खोल के रखियो द्वार, खोल के रखियो द्वार सजन घर। कहते हैं कि दीन ना छोड़ें दुनिया छोड़ दें। और आपके ना इन बंदों में, आपकी कविताओं में पता लगता है कि आपने ज़िंदगी को कितना संजीदगी से समझ लिया है कि हमारा मकसद क्या है। हम ओरिजिन से आए हैं, ओरिजिन तक वापस जाना है। कुछ गम ना करो, मौत को आना ज़रूर है और अल्लाह के हुजूर में जाना ज़रूर है।
तो दीन ना छोड़ो दुनिया छोड़ दो, अगर दुनिया नहीं भी छोड़ेंगे तो भी ये दुनिया आपको एक दिन छोड़ ही देगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए ये समझ का होना और इस समझ का इस लेवल पे डेवलप हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोगों में ये देखने को मिलता है। हम उम्र गुजार देते हैं पर हम वो समझ डेवलप नहीं कर पाते हैं सर। नाज के पीछे क्या क्या रीज़न क्या है? आपने पेन नेम कैसे चूज़ कर लिया नाज? एक्चुअली वैसे तो मैं नरेश नाम से ही लिखा करता था, नरेश गुप्ता। लेकिन हम किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे, क्योंकि मुशायरे कभी सम्मेलन में सारी उम्र जाता रहा हूँ, तो एक 90 साल के हमारे बुजुर्ग मित्र थे, मैं उनको गुरु मानता था, बहुत कुछ सीखा उनसे। तो हम लोग किसी मुशायरे से लौट रहे थे, तो रात के 12 बजे थे, तो गाड़ी में बैठे थे अपना, तो अब रास्ता काटना है तो सुनते सुनाते आ रहे थे। तो उन्होंने ही कहा हमसे कि अब आप अच्छे खासे शायर बन गए हैं और आपका काफ़ी नाम भी हो गया, तो एक आपका तखल्लुस होना चाहिए, पेन नेम होना चाहिए। जी जी। तो हमने कहा आप बड़े हमारे हैं, 90 ईयर के थे वो, तो उन्होंने हमको ये नाज नाम दिया था। क्या बात है। तो उस दिन से नरेश गुप्ता में गुप्ता गायब हो गया और नरेश नाज के नाम से साहित्यिक क्षेत्र में, साहित्यिक दुनिया में मुझे लोग जानते हैं नरेश नाज के नाम से। तो आमतौर से तब से यही नाज नाम चल रहा। बड़े प्यारा नाम लगा, उनने बड़े मोहब्बत से दिया था। और वैसे भी नरेश को सूट ही करता है, नरेश को नाज सूट करता है, नाज को नरेश सूट करता है। जब शायरी के रंगों की बात करते हैं ना, इसमें तो मौसीकी का रंग भी उतना ही उम्दा है, उतना ही गहरा है, तो शायरी का तो है ही है। बहरहाल तो एक सवाल ना मेरे मन में ये भी आता है कि आपने इतने सारे रंगों में हाथ आजमाइश की है, तो कभी मज़ाहिया लिखने की कोशिश नहीं की? हाँ, प्रयास किया है जी। मैं जब मेरी शादी हो गई थी, तो आप जानते हैं कि बड़े जोर शोर से हमारे देश में, ये तो आप अजीब सी को बात जोड़ रहे हैं साथ में। मतलब शादी की बाद ही आपने क्यों सोचा कि नहीं मतलब वो लिखने को? नहीं, उससे पहले भी लिखा था, लेकिन जो मैं खास तौर पर, क्योंकि समय कम होता है आप लोगों के पास, तो इसलिए मैं वो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब शादी हो गई थी तो पहला करवा चौथ आया हमारा। जी। तो करवा चौथ पे तमाम घर की जो औरतें होती हैं, भाभी हैं, माँ हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, सब मिल के, धर्मपत्नी भी मेरी आ गई थी। तो वहाँ पर ये होता है कि त्यौहार में ये बन रहा है, वो बन रहा है। अब पुरुषों के पास तो कोई काम धाम होता नहीं, और पिक्चर का बड़ा शौक़ था, यंग एज थी। तब उस वक़्त मैंने गीत लिखा था, तो उसको आप मज़ाहिया कह सकते हैं। मैं कभी कभी सुनाता हूँ, मैं 1-2 बंद सुना रहा हूँ उसके, कि आज है करवा चौथ री पत्नी, दे पिक्चर का दाम रे। आज है करवा चौथ री पत्नी, दे पिक्चर का दाम रे। मैं जाऊंगा पिक्चर और तू घर में करियो काम रे। आज है करवा चौथ री पत्नी। जब से मेरी शादी हुई है, पिक्चर जाना छूटा, और बनूंगा कभी मैं हीरो, ये सपना भी टूटा। आज उसी सपने का फिर से कर लूं ज़रा मैं ध्यान रे। आज है करवा चौथ री पत्नी। देवानंद दिलीप राज की हस्ती तुम क्या जानो, और भूलो अपनी ब्यूटी जो देखो सिम्मी सायरा बानो। यही तो मेरे देवी देवता, यही तो मेरे देवी देवता, पग में इनके धाम रे। आज है करवा चौथ री पत्नी। और एक लाइन है कि चांद से अपने पति की तुम ये
इच्छा ना ठुकराना, चांद से अपने पति की तुम ये इच्छा ना ठुकराना, जल्दी से दे दो 1 रुपया ऊपर 12 आना। आज सिनेमा हॉल के आगे, आज सिनेमा हॉल के आगे तेरा करूं गुणगान रे। आज है करवा चौथरी पत्नी, दे पिक्चर का दाम रे। मैं जाऊंगा पिक्चर और तू घर में करियो काम रे। आज है करवा चौथरी पत्नी। तो पत्नी ने फिर आगे कुछ नहीं बोला? बस पे हम लोग तो निकल लिए मौका पा के पिक्चर देखने, और जब तक भी सब कुछ बन तैयार है, ब्रश तोड़ने टाइम हुआ तो घर वापस आ गए। जी। अच्छा, जैसे आपको फिल्मों को बहुत शौक था, तो किस एक्टर से आप मुतासिर रहे? देखिए, रंग तो जैसे कहते हैं सबके अपने अपने होते हैं, और हमारे ज़माने में एक आज भी त्रिकड़ी होती है, पहले भी एक त्रिकड़ी हुआ करती, लेकिन हमारे ज़माने में देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, तीनों का अलग अंदाज था, अलग रंग था, और दोनों मास्टर्स थे। लेकिन जो जिनसे मैं सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा हूँ, जो मेरे ख़ास हीरो थे, दिलीप साहब थे, दिलीप कुमार। कोई उनका डायलॉग? पिक्चरें उनकी बहुत सी आई हैं, और गंगा जमुना उनकी बहुत मुझे पसंद आया करती थी। दिल दिया दर्द लिया, बहुत सी पिक्चर्स थी हमारी, तो उनके डायलॉग्स को हम सुना करते थे और उसमें डूब जाया करते थे। मुझे इस वक्त याद तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अरे धन्नो, अरे कहाँ जाते धन्नो, तो इस तरह से ये मुझे याद है उनके धन्नो हुआ करती थी। मुझे ज़्यादा डायलॉग तो नहीं याद रहे। तो मुझे लग रहा है ना, यही चीज़ें हैं कि जैसे आप अपनी बेटर हाफ को कभी कैट बुलाते हैं, कभी कुछ बुलाते हैं, तो आपको कैटरीना कैफ पसंद थी या क्या? कैट के पीछे का क्या मतलब? ना हमारे ज़माने की थी ना, हमको अच्छी हीरोइन है, मैं सभी नहीं देखते आप सभी को, लेकिन हाँ, मतलब जितनी भी हीरोइनें आज की हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन वो एक ज़माना होता था तब एक्टिंग पर ज़्यादा जोर होता था जी। आजकल प्रदर्शन पर ज़्यादा जोर है। तब डायलॉग्स होते थे, सभी मिलके मेहनत करते थे। और हमारे ज़माने में जो है वैंती माला थी, अपनी सायरा बानो थी, जो हमारे फेवरेट एक्ट्रेस रहे हैं, सिमी ग्रेवाल थी, तो ये हमारे फेवरेट। तो यही प्रभाव रहा कि आप घर में ही वो फिल्मी माहौल बनाते रहते थे। और उनको आप अलग-अलग नामों से बुलाते। मैं इनफैक्ट बताऊं कि बचपन में शायद हमारे ज़माने में कोई फिल्मों का बड़ा क्रेज़ होता था। अब तो इतनी फिल्में हो गई, इतना कुछ हो गया, तो फिल्मों का इतना क्रेज़ नहीं रहा लोगों को, लेकिन हमारे ज़माने में बहुत क्रेज़ होता था। तो मुझे लगता था कि मुझे फिल्म में हीरो बनना चाहिए, और मैं जाऊँगा तो फिल्म में बिल्कुल लूट लूँगा पूरी फिल्मी दुनिया को। लेकिन कहीं से कोई लिफ्ट मिली नहीं ज़्यादा। लेकिन ये कि वो शौक़ हमारा तब हटा जब 1962 में चाइनीज़ एग्रेशन हुआ था जी। जब 1962 की वॉर हुई, क्योंकि बचपन से लिखने का शौक़ तो बचपन से था। मैं 6वीं क्लास में पहला गीत लिखा था, तब से लिखना शुरू किया था और आगे तक लिखते रहे। और फिल्मों के मतलब फिल्में जैसे सिचुएशन है, तो आज भी मैं जो आप मेरे गीत सुनते हैं कुछ भी हैं, तो कहीं इधर से लेते हैं, कहीं से एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ और फिर उनको मतलब गीत में रूप देता हूँ। धुनें अपने आप माँ सरस्वती कृपा से धुनें अपने आप आती हैं। तो चाइनीज़ एग्रेशन हुआ तो उसने मुझे हिला दिया। तब हमको लगा कि देश के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और तब हम राष्ट्रवाद मेरे अंदर तब से जागना शुरू हुआ। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि एक संस्था हमारे देश में RSS, तो पहली बार जब मैं बचपन में शाखा में गया तो वहाँ पर देश के बारे में बताया जाता है, देश के सुरक्षा कैसी हो, देश की इम्पोर्टेंस क्या है, देश हमारे लिए क्या है। तो वहाँ से भी मेरे मन में एक देश प्रेम की भावना जागी। तो वो जो राष्ट्रवाद मन में जागा है वो आज तक चल रहा है, मेरे गीतों में रहता है। और वैसे जैसे मैं कहता हूँ कि पोइट हैं तो हर रूप में आप लिखते हैं, हर उसके रंग में लिखते हैं,
श्रृंगार भी है, सामाजिक भी है, देशभक्ति भी है, माँ भी है, बेटी भी है, प्रेमिका भी है। देखिए बेसिकली मैं राष्ट्रवादी कवि हूँ। और जाते जाते मेरा तुमसे एक गीत का वादा है। जी, मैं ज़रूर सुनाऊंगा उसको। ये गीत भी कई साल पहले लिखा गया था। तो जो एक प्रेमी और प्रेमिका जो मेरे नायक नायिका हैं उनके बीच का संवाद है ये, तो थोड़ा सा मैं सुना रहा हूँ आपके समय का ध्यान रखते हुए कि जो नायक है वो नायिका से कहता है कि आओ हम तुम आज मनमानी करें, आओ हम तुम आज मनमानी करें, बात सारी रात रूमानी करें, हो कोई भी अरमान बाकी ना रहे, कोई भी अरमान बाकी ना रहे, कुछ शरारत और शैतानी करें, हो आओ हम तुम। तो मेरी नायिका जवाब देती है, मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी बाधा है। मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी बाधा है। इस समाज को हमने ऐसे रचना है, इस समाज को हमने ऐसे रचना है, धर्म जात भाषा के विष से बचना है। अभी शहीदों का सपना तो आधा है, अभी शहीदों का सपना तो आधा है। मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी बाधा है। खुशियों से हर बस्ती को आबाद करो, खुद गर्जी में समय नहीं बर्बाद करो। अरे नफरत का क्यों ओढ़ा हुआ लबादा है, नफरत का क्यों ओढ़ा हुआ लबादा है। मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी बाधा है। दलित मुस्लिमों पिछड़ों को हम समझाएं, दलित मुस्लिमों पिछड़ों को हम समझाएं, नेताओं के झांसे में ये ना आए। हर कुर्सी की खातिर आरक्षण लादा है, कुर्सी की खातिर आरक्षण लादा है। मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी बाधा है। आज विदेशी हमें दोबारा बांट रहे, आज विदेशी हमें दोबारा बांट रहे, अपने धन बल से है हमको चाट रहे। अरे पिद्दी पाकिस्तान भी बनता दादा है, पिद्दी पाकिस्तान भी बनता दादा है। मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी बाधा है। बातचीत तो उनसे एक ठिठोली है, बातचीत तो उनसे एक ठिठोली है, उग्रवादियों का इलाज बस गोली है, दहशतगर्दों का इलाज बस गोली है। अरे पत्थरबाजों का इलाज बस गोली है। मतलब मेरी बात कसीदा सादा है, मतलब मेरी बात कसीदा सादा है। मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी बाधा है। और नायिका कहती है, हर मिलन हमारा आज नहीं तो कल होगा, मिलन हमारा आज नहीं तो कल होगा,
पर कहाँ रहेंगे जब ये देश नहीं होगा, कहाँ रहेंगे जब ये देश नहीं होगा। अरे दिलवर मेरे तू भी कितना सादा है, दिलवर मेरे तू भी कितना सादा है, मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी बाधा है। और अंतिम बंद जो देता हूँ कि वीर शिवाजी राणा के संतानों की, वीर शिवाजी राणा के संतानों की, भगत सिंह आज़ाद जैसे परवानों की, भारत माँ के प्यारे वीर जवानों की, भारत माँ के प्यारे वीर जवानों की, और उन्हीं पुराने आज़ादी के गानों की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, उन्हीं पुराने आज़ादी के गानों की। पहले से भी आज ज़रूरत ज़्यादा है, पहले से भी आज ज़रूरत ज़्यादा है, मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, मेरा तुमसे। आप जब भी गाते हैं तो लगता है कि ये आलम ख़त्म ही ना हो, और ये इतना प्यारा देशभक्ति का रंग है, और इसमें जो मोहब्बत का तड़का आपने लगाया है, नायक और नायिका के बीच में जो देशभक्ति की गुफ्तगू है, और इतने सलीके से आपने इसको अंजाम दिया है, तो हमारे प्रोग्राम को अंजाम देने का वक्त आ गया है। बहुत खूबसूरती से आज की बातचीत हमने अंजाम तक हम लेके आए हैं, और किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि आगाज़ अगर अच्छा हो तो अंजाम क्यों खुदा जाने। तो आगाज़ जैसे बहुत खूबसूरत हुआ था, तो अंजाम भी उसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक मरतबा फिर से आपसे मुलाकात होगी, और जो बाकी बचे हुए रंग हैं, क्योंकि आपकी शख्सियत इतनी बड़ी है, रंग इतने ज़्यादा हैं कि इस प्रोग्राम में हम लोग समेट नहीं पा रहे हैं। सो इनके साथ एक सीरीज़ करने का प्लान है। अगले जो प्रोग्राम में हम आपको और रंगों से मुखातिब करवाएंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करना चाह रहे हैं कि आपने हमको समय दिया।